जैसे आप सब आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन ये न्यूटन्स के द्वारा 1686 ईस्वी में ये लॉ दिया गया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ग्रेविटेशन कहता है ग्रेविटेशन इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू मटेरियल पार्टिकल्स। ये क्या कहता है? इट इज ए फोर्स, इट इज ए फोर्स। कैसा फोर्स है? ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच? एक्टिंग बिटवीन एनी टू मटेरियल, एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज इन यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स। कहता है ये आपका कि दो पिंडों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो है यूनिवर्स में, वो आपका कहता है ग्रेविटेशन कहलाएगा। मतलब ग्रेविटेशन एक प्रकार का फोर्स है जो दो पिंडों के बीच में लगता है, दो पार्टिकल्स के बीच में लगता है। अच्छा, ये जो अट्रैक्शन है, ये जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज, प्रोडक्ट ऑफ मासेज किसका? ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के जो मास है उनके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ ये अट्रैक्शन। दूसरा कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, किसका? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या कहा? पहला क्या? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के मासों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थर्ड इसमें कह सकते हैं जो आपका एक्टिंग अलोंग द लाइन, ये जो होता है इज ऑलवेज एक्टिंग द लाइन ज्वाइनिंग, the line joining, the line joining the particles। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया जाए दो पिंड है आपका, ये दो पिंड है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ठीक है। अब ये अट्रैक्ट हो रहा है ए फोर्स से, ये भी अट्रैक्ट हो रहा है ए फोर्स से। लास्ट पॉइंट आपका कहता है इज ऑलवेज एक्टिंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स, ठीक है। ये जो लाइन ज्वाइनिंग का पार्टिकल्स, ये जो है दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है ये एक लाइन में होता है, ठीक है। और अब ये क्या क्या, दोनों का मास m1 m2 है, दोनों के बीच की दूरी हमने ले लिया कितना? r, दोनों के बीच की दूरी क्या ले लिया? r ले लिया। अब कहता है इफ m1 एंड m2 जो है मासेज ऑफ द पार्टिकल्स, मासेज ऑफ द पार्टिकल्स है, और r जो है दोनों पार्टिकल्स के बीच की दूरी है। r क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, दोनों के बीच की दूरी कौन है? r है। और दोनों का m1 और m2 क्या है? मास है आपका। तो फोर्स एक्टिंग, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा
मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस लॉ के हिसाब से, ए पहला लॉ है m1 इंटू m2। ये पहला हमारा क्या कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ द पार्टिकल्स, m1 इंटू m2 हो गया। ठीक है, फिर इसी का कहता है एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये सेकेंड है। ये क्या कहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों के बीच की दूरी हमने क्या लिया है, आर लिया है। दैट्स वाई वी कैन पुट हियर एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को अगर आप 1 और 2 को क्या किया है, मर्ज किया है, तो एफ प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल को बराबर करने के लिए कोई कांस्टेंट देंगे, तो यहाँ एफ इजिकल टू आ जाएगा जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो है ये कहता है एक कांस्टेंट है जिसे इन्वर्सनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। जी क्या है, वेयर जी इजिकल टू इन्वर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये इन्वर्सनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आइए बात करते हैं अगला, इन्वर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हमने लिखा है कैपिटल जी से, कैपिटल जी से डिनोट किया है। अब ये कहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा एफ इजकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम पुट कर सकते हैं क्या क्या वैल्यू। अगर मान लिया जाए इफ m1 इजकल टू m2 इजकल टू 1, ठीक है, और r इजकल टू हम पुट कर ले 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f इजकल टू आपका g हो जाएगा। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आपका जो है एक प्रकार का फोर्स हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं, ये g इज जो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये कहता है इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ आपने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स, एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स का मास हमने क्या लिया, m1 m2 1 पार्टिकल्स ईच ऑफ यूनिट मास हो गया। और इसमें डिफिनेशन लिखे प्लेस एट ए यूनिट डिस्टेंस, प्लेस्ड एट ए यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। अब बात समझिएगा ये डिफिनेशन कैसे बनाया गया। हमने क्या किया, m1 m2 को हमने ले लिया यूनिट, r इजकल टू 1 ले लिया, तो यहाँ हम क्या हो गया f इजकल टू g, इसी चीज को लिख रहे हैं। g जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स ईच ऑफ यूनिट मास मतलब दोनों का मास जो है 1 के बराबर है, प्लेस्ड एट ए यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, दोनों के बीच की दूरी हमने क्या लिया है, यूनिट लिया है, तो वो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं यूनिट ऑफ जी जो आपका सवाल में आता है। तो यहाँ ए फिजिकल टू हमने निकाला जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, सो जी इजकल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, अब ये ऐसा यूनिट की बात करेंगे यहाँ पे, तो फोर्स का हो जाता है न्यूटन
और डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर, और ये क्या होगा केजी इंटू केजी केजी स्क्वायर। तीसरी को हम जी का यूनिट जो लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आई होगी बात। अब हम करते हैं इसका डायमेंशन। डायमेंशन कैसे निकालेंगे इसी का, डायमेंशन तो जी इजकल टू है एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एम का मतलब एम वन एम टू कर लेते हैं, एम वन इंटू एम टू है। एफ का क्या होता है डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू, और एल है तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, यानी आर है तो एल स्क्वायर, और इसका क्या होगा एम, और ये मास है तो कैपिटल एम। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं फाइनली, आप देखेंगे एम से एम तो एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एम, तो एम इनवर्स माइनस वन एल क्यू टी माइनस टू। आपका ये कितना हो जाएगा टी माइनस टू, तो ये फाइनली हम लिख सकते हैं एम माइनस वन, एल कितना हो जाएगा एल एल स्क्वायर, और एल कितना एल क्यू, और टी माइनस टू। ये आपका क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी, जो आपका एमसीक्यू में हमेशा पूछता है। और जी का कभी कभी आपका वैल्यू पूछेगा, जी का जो वैल्यू कांस्टेंट होता है, जी के जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर आता। ये हमेशा सवाल आपका एमसीक्यू में कंपटीशन में आते रहता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, तो जी जो कैपिटल जी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अब बात करेंगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलेरेशन है, पहले ग्रेविटी किसको कहते हैं, ग्रेविटी कहता है ग्रेविटी इज दैट फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। पृथ्वी किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित जिस बल से करती है उस बल को कहते हैं ग्रेविटी। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड क्या लिख सकते हैं इन द मोशन ऑफ इसका एन ऑब्जेक्ट बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये बात करेंगे इफ एम क्या है आपका, एम इज मास ऑफ द बॉडी, और जी आपका है या एफ लिख सकते हैं ग्रेविटी फोर्स। एफ क्या है ग्रेविटी फोर्स, एफ क्या है यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स। सो डब्ल्यू इजकल टू क्या हो जाता है एम जी, मास इनटू आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही एफ के बराबर आपका डब्ल्यू है एम जी। ठीक है, तो यहां अगर एम हम ले लेते हैं एम इजकल टू 1 यूनिट ले लेते हैं यूनिट मास के लिए, तो एफ इजकल टू क्या हो गया जी। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन बॉडी ऑफ यूनिट मास। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू इट्स फोर्स। कौन सा फोर्स है भाई, विच इज एक्सर्टेड बाई अर्थ ऑन ए बॉडी इन यूनिट मास। ये क्या कह रहा है एफ इजकल टू जी कब होगा, जब मास को हमने यूनिट लिया, तो एफ इजकल टू जी के बराबर ग्रेविटी फोर्स यहाँ है, यानी जी इजकल टू ग्रेविटी फोर्स हो गया है। तो इसका डिफाइन हमने क्या किया, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू इट्स फोर्स के बराबर होगा विच इज एक्सर्टेड बाय अर्थ, जो अर्थ के द्वारा लगाया जाएगा ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पे इन यूनिट मास, जिसका मास 1 होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुई होगी बात।
तो आगे हम बात करेंगे। तो यहां देखेंगे रिलेशन बिटवीन किसका, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। जी एंड जी में रिलेशन क्या है ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे, मान लेते हैं अर्थ हमारा एक स्फीयर है, ठीक है। अर्थ हमारा स्फीयर है जिसका मास जो है सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट करता है। कहाँ पे, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करता है। इसके सरफेस पे हमने कोई पिंड रखा जिसका मास m है। तो मास m है तो टुवर्ड द सेंटर क्या लगेगा, mg। टुवर्ड द सेंटर क्या लगेगा, mg लगेगा। अब ये मान के चलिए यहां से यहां इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना है आरी, अर्थ का रेडियस कितना है अर्थ आरी। और चूंकि ये अर्थ क्रस्ट पे रखा हुआ है इसलिए आरी के बराबर ही होगा। अब लेट हम यहाँ क्या कर लेंगे, लेट एम इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। और आपका आरी क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। आरी इज इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ ये ले लिया, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ को हमने स्फेरिकल मान लिया है और इस स्फेरिकल का जो मास है इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड कर रहा है, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड कर रहा है। एम हमने कोई मास लिया, एम मास का कोई बॉडी लिया, ठीक है। लाइंग एट, कहाँ कर रहा है, लाइंग एट अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे ये मास का कोई पिंड लाई कर रहा है। तो इसके कारण अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, ग्रेविटेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ए फिजिकल टू हमारा अभी जस्ट बिफोर हमने फाइंड आउट किया है, जी मास यहां पर क्या है एम ई इंटू फिर सेकेंड मास क्या है एम अपॉन आर कौन हो जाएगा आर ई के स्क्वायर, ये अभी निकाला है हमने। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से ये हम वैल्यू पुट कर लेंगे। क्योंकि अब देखिए इफ, अब क्या है ये मास का पिंड है टुवर्ड द सेंटर, वेट कितना होगा mg हो जाएगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस जी, जी हमने लिया अर्थ सरफेस पे। देन फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, देन फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारा, आपको मालूम होगा कि सेकेंड लॉ से ही हमारा एफ का फॉर्मूला निकलता है। तो एफ इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ एम इंटू जी, एम इंटू जी, इसको हमने सेकेंड ले लिया। फर्स्ट और सेकेंड से हम देख रहे हैं क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों का एलएचएस बराबर है, सो आरएचएस भी बराबर हो जाएगा। एम जी इजकल टू क्या हो गया आपका जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, एम से एम क्या हो गया कैंसल। सो वैल्यू ऑफ जी इजकल टू क्या हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। यही वैल्यू हमारा जी और जी में संबंध बताता है। अब इसी पे आधारित दो आपका प्रॉब्लम है कि अगर कोई दो पिंड है जिसके मासेस डिफरेंट है और सेम हाइट से गिराया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तब उस कंडीशन में दोनों जो बॉडी है एक साथ अर्थ क्रस्ट पे आएगा। लेकिन वही जो मास डिफरेंट है इन द सेंस है, अगर दो पिंड एक का मास हैवियर है और एक का कम है और वहां पर एयर है तो हैवियर बॉडी अर्थ क्रस्ट पे पहले पहुंचेगा। इसी पर आधारित आपके प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया कि जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। आई होप आपको बात ये समझ में आई होगी ग्रेविटेशन। अब इसमें दो और हम निकालेंगे जी जी डैश, वो अगले क्लास में हम निकालेंगे कि संबंध क्या है इसके। धन्यवाद।